आसपास के जितने और क्षेत्रों में जो नाम कटे हैं और उसमें जीत का मार्जिन कितना रहा उसी की बात कर लेती हूँ। नॉर्थ 24 परगना की ही एक और सीट है अमडांगा। यहाँ पे आप देखें टीएमसी पिछली बार चुनाव जीती थी और 25,480 वोटों का मार्जिन था। इस बार एफआईआर डिलीशन के तहत 20,848 नाम यहाँ पर काटे जा चुके हैं। नादिया के नक्शीपाड़ा की बात करें, यहाँ पर भी पिछली बार टीएमसी चुनाव जीती थी। यहाँ पर 21,271 फीट के मार्जिन के साथ, माफ कीजिएगा, वोट के मार्जिन के साथ टीएमसी चुनाव जीती। यहाँ पर भी डिलीशन इससे ज्यादा 24,551 नाम काटे जा चुके हैं डिलीशन में। नहीं तो ये जो जिन सीटों के आपने नाम बताया, हम लोग इस पर चर्चा कर ही चुके हैं कि खाली नाम कटने से किसके नाम कटे, वो एसआईआर के आधार पर खाली इस नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंच सकते हैं कि जीत हार का क्या होगा, लेकिन इसकी वजह से मुकाबला कंटेस्ट और नजदीकी हो गया है। और ये खासतौर से ये जो ऐसे इलाके हैं, चाहे वो आप उत्तर 24 परगना की बात करिए या हुगली की बात करिए और नदिया की बात करिए, ये 3 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी को 67-68 सीटें हैं और बीजेपी की 18 सीटें इसी इलाके से मिली हैं। देखिए, कोलकाता में बीजेपी को सीट नहीं मिली है, दक्षिण 24 परगना में नहीं मिली है, उसको उधर जो वर्धमान का इलाका है वहां नहीं मिली है। दक्षिण वर्धमान की बात करें, 14,000 नाम जो है एफआईआर के तहत कट गए, जबकि पिछली बार जीत का मार्जिन मात्र 8,000 का था। हाँ, वही तो ये क्लोज कंटेस्ट वाली सीटें पहले रही हैं, लेकिन 68 सीटें तो ऐसी हैं 3 जिले की जहां बीजेपी अच्छा कर सकती है। पिछली बार जहां उसको 18 सीटें मिली हुई हैं, तो उन सीटों पर बीजेपी का है, और बाकी सीटें जहां टीएमसी बहुत ज्यादा जीती हुई है, ज्यादा मार्जिन से जीती हुई है, वहां भी ज्यादा नाम कटे हैं, मतलब 30,000 25,000 इस तरह के नाम कटे हैं। तो कॉन्टेस्ट बहुत क्लोज हो गया है और फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है उसने चिंता बढ़ा दी है कि 90% 92% अगर फिर से वोटिंग होती है वहां, तो दोनों के वोटर निकल रहे हैं। और ये इलाके ऐसे हैं, ज्यादातर इलाके इसमें जहां हिंदू आबादी ज्यादा है, तो हिंदू आबादी ज्यादा है, तो उस हिंदू आबादी ज्यादा होने से उसका वोटिंग परसेंटेज भी ज्यादा होगा। और बड़ी लहर वेव जो हम कह रहे हैं वो नहीं है, लेकिन अंडर करंट की बात हर आदमी कर रहा है। तो बीजेपी जो टीएमसी है उसको इस बात की चिंता है। और ये जो अभी हम लोग मारपीट देख रहे हैं, देखिए अभी तक बंगाल में शांति के बावजूद 5 हत्याएं हो चुकी हैं चुनाव की घोषणा के बाद। पहले बहुत होती थी, लेकिन अभी 5 हत्याएं हो चुकी हैं। टीएमसी के 3 लोग मारे गए हैं, बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, झड़प कई जगह हुई है, हत्याएं 5 हो चुकी हैं, इसके बावजूद की अपेक्षाकृत कम है। और ये इलाका स्ट्रॉन्ग मैन्स का इलाका है। अर्जुन सिंह बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन है, मसल मैन जिसको बाहुबली बोलते हैं, और तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर वापस गए, फिर बीजेपी में आए, उनकी एक हिस्ट्री है। दिनेश त्रिवेदी यहाँ से जीते एमपी रहे, जिनको अभी राजदूत बनाने की बात है, उच्चायुक्त बनाने की। तो ये एक बीजेपी समझ रही है कि इस इलाके में क्लोज कॉन्टेस्ट में वो अच्छा कर सकती है, इसकी वजह से भी तनाव ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए, बंगाल में दूसरे चरण के वोटिंग से ठीक पहले देसी बम मिलने की भी खबर सामने आई है और बहुत बड़ा जखीरा है। रविवार शाम को दक्षिण 24 परगना के भानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बम बरामद होने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में ही तृणमूल कार्यकर्ता के घर के पीछे से बगीचे में कुल 100 नए बम बरामद किए हैं। ये देखें बमों की तस्वीर आपके सामने। बताया जा रहा है कि उत्तर काशीपुर पुलिस स्टेशन की सूचना पर ही इस इलाके में छापेमारी की गई और एक घर को लेकर संदेह पैदा हो रहा था। उस घर के पीछे के बगीचे में तलाशी ली गई तो थैला मिला, थैला खोला गया तो बम बरामद हुए और जब गिनती हुई तो संख्या 100 में निकली। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेरा और बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया और बरामद बमों को निष्क्रिय किया गया। ये देसी बम है, तस्वीर देखकर तो समझ में आ ही रहा है। और जहां से ये बम बरामद किए गए हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता का था। आईएसएफ ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाके में अशांति फैलाने के इरादे से बम जमा किए थे। एक बयान आपके सामने। শানপুকুর অঞ্চলে বিভিন্ন বুথে এখানে টিএমসির ভোট নেই, এটা শওকত মোল্লার নেতৃত্বে বিভিন্ন টিএমসির নেতারা এইগুলো করে বেড়াচ্ছে। এখানে এত বোম যদি একটা বুথে থাকে 200-এর অধিক বোম, তাহলে শানপুকুর অঞ্চল ভাঙড় বিধানসভা কতটা বোম আছে? আমাদের আইএসএফ এবং সাধারণ মানুষ খুব আতঙ্কে আছে এখানে, যে বোমটা শুধু নেতাদের ঘাড়ে মারবে না, সাধারণ মানুষ, তার বাড়ি বাচ্চা কাচ্চা থেকে শুরু করে এলাকায় যত মহিলা আছে তারা আতঙ্কে এখন। সেই জন্য তো এত বোমা। পুলিশকে অসংখ্য ধন্যবাদ, পুলিশের আমরা শ্রদ্ধা করি যে তারা দায়িত্ব নিয়ে এটাকে ধরেছে।
देखिए, अब ये जो तस्वीरें आ रही है वो तो चिंता की बात है ही, लेकिन राजकुमार जी दो बयान ऐसे हैं ममता बनर्जी के जो ऐसा लगता है कि क्या कहीं कोई नर्वसनेस है या कहीं कोई चिंता है। पहला बयान जो उन्होंने दिया था फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद ईवीएम को लेकर, और दूसरा बयान जब वो भवानीपुर में अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी, और भवानीपुर में ही शुवेंदु अधिकारी भी कैंपेन कर रहे थे। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने मंच छोड़ दिया ये बात कहते हुए कि अब जो करेगी यहाँ की जनता करेगी, बदला यहाँ की जनता लेगी। मंच छोड़ के जाना वो क्या था? ममता बनर्जी ने मंच शायद इसलिए छोड़ा कि उसके पास में ही एक दूसरी चुनावी सभा हो रही थी, तो उनके लिए बोल पाना मुश्किल था, वहाँ का शोर बहुत ज़्यादा आ रहा था। लेकिन जहाँ तक आपने ममता बनर्जी के दो बयानों या दो घटनाओं का जिक्र किया, तो एक बात बहुत साफ है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी के चेहरे पर, उनके व्यवहार में चिंताएं साफ झलक रही हैं, और ये पहली बार देख रहे हैं। 2011 में जब वो मुख्यमंत्री बनी उसके बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि ममता बनर्जी नर्वस, शायद कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चिंतित तो हैं वो। पहली बार उनका कॉन्फिडेंस जो होता था कि ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी है और उनको वहाँ कोई चुनौती नहीं दे सकता, वो कॉन्फिडेंस उनका डगमगाया है। चिंता उनको है, और नंदीग्राम में देखिए बीजेपी भले ही पिछली बार सरकार बनाने के पास भी नहीं पहुंच पाई, 77% गई, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरा देना मुझे लगता है कि सीटों से बड़ी छलांग थी, अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग की बात करें तो ममता बनर्जी की चिंताएं वो हैं कि बीजेपी इस काम में माहिर है कि अगर एक बार घेराबंदी कर ले तो अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। तो ममता बनर्जी को चिंता तो और वो भवानीपुर में हो भी सकती है, वहां पे भी 50,000 से ज्यादा एसआईआर के तहत नाम कटे हैं। 51,000 नाम कटे हैं और 58,500 वोट से ममता बनर्जी पिछली बार जीती थी, और 51,000 नाम कटे हैं। ये बड़ा डिलीशन होता है एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 51,000 नाम कटना। हालांकि उसमें फिर ममता बनर्जी के लिए सिल्वर लाइनिंग ये है कि 13,000 मुस्लिम नाम कटे हैं और 38,000 हिंदू नाम कटे हैं। तो ये वो एक परसेंटेज, उस 24% के करीब मुस्लिम वोट है, हम लोग एक दिन दिखा भी रहे थे, और 42% के करीब बांग्ला बोलने वाला हिंदू है। तो ममता बनर्जी की उम्मीद उस बांग्ला बोलने वाले हिंदू के ऊपर है कि वो उनके साथ जो उनका 24% मुस्लिम वोट है उसके साथ आकर के बांग्ला बोलने वाला हिंदू दे देगा, और हो सकता है कि कुछ वोट वो लेके आए। जैसे ममता बनर्जी के लोग, हमारी जो बात वहाँ हो रही थी, जो रिपोर्टर्स वहाँ ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं, तो वो कह रहे थे सिख वोट भी है। तो ममता बनर्जी ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि सिख वोट उनको मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के साथ एक स्ट्रेंड रिलेशनशिप है पंजाब में, तो उसकी वजह से वो एक्सपेक्ट करें। लेकिन जैन वोट है, जो गुजरात और राजस्थान के मारवाड़ के इलाके के लोगों का वोट है, वैश्य का वोट है, वो बड़ा है, और कायस्थ का वोट है वहाँ, वो तो बीजेपी का ही वोट बीजेपी को वोट जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि जीत का मार्जिन पिछली बार हो क्या सकता है, इस बात की तो लोग गारंटी कर रहे हैं कि मार्जिन तो बहुत कम आने जा रहा है, क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया है, किसके लिए लिए आ रहा है। अभी वहां ममता बनर्जी का, चूंकि वो ममता बनर्जी दूसरे के गढ़ में जाकर के लड़ रही थी नंदीग्राम, तो 1900 वोट से हारी। ये तो अपना इलाका है उनका, और जहां लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोगों का ये मानना है, मतलब जो वहां चर्चा है, हमारी बात हो रही है, तो कि शुवेंदु अधिकारी जीतेंगे तो दोनों जगह से अगर जीत गए तो वो नंदीग्राम ऑप्ट करेंगे, वो भवानीपुर छोड़ देंगे। हाँ, चूंकि ये धारणा बनाई जा रही है टीएमसी की तरफ से, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि क्यों छोड़ेंगे, ये कलकत्ता की सीट है और ममता बनर्जी को अगर हरा के जीतते हैं तो यहीं से रहेंगे वो। तो ये एक दुविधा हो सकता है कि कुछ लोगों को, वो एक फेंस पर बैठे लोगों को शिफ्ट करे इधर उधर। मुकाबला नजदीकी हो गया है और बहुत दिलचस्प हो गया है। अच्छा, हम तो अपने, क्योंकि रिपोर्टर्स की रिपोर्ट भी जो देख रहे हैं, तो दर्शकों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि शुवेंदु अधिकारी भी जो भद्र लोग हैं वहां उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमने जो अर्बन रूरल इलाके ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर तो लोगों ने हमें वोट दे दिया, लेकिन अब हमें आपका वोट भी चाहिए। और ये डायरेक्ट बात हो रही है, और जिस अंदाज में ये बातचीत हो रही है उससे ये समझ में आ रहा है कि मन कुछ तो परिवर्तित हो रहा है। ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा हिंदू वोट जो है वो ध्रुवीकरण हो जाएगा, लेकिन अगर उसमें 3% का भी, मैं तो 10 में से काउंट करके चल रही हूँ सर, वो 3% का भी डेंट हो गया तो वो ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। इधर साउथ 24 परगना के ही डायमंड हार्बर की जंग भी है, वो भी बड़ी दिलचस्प हो गई है। डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी का गढ़ है, और अभिषेक बनर्जी यहाँ से सांसद हैं। आज अमित शाह डायमंड हार्बर में रोड शो करने जा रहे हैं। शाह ने चेतावनी दी है कि 5 तारीख के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में उल्टा लटकाकर मारा जाएगा। मैं तेहट्टा के मंच पर से गुंडों को कहकर जाता हूं, कान खोलकर सुन लो, 29 तारीख को तेहट्टा वालों को अगर
परेशान किया तो 5 तारीख को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। मोदी जी ने 550 साल के बाद यहां पर राम मंदिर बनाया, और ये ममता दीदी अपने चेले चपाटे हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहती है। ममता दीदी कान खोलकर सुन लो, बंगाल भारत की भूमि में है। जब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, नहीं। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी हुंकार भरी है। अमित शाह के साथ साथ चुनाव आयोग को भी चुनौती दी है। कह रहे हैं कि टीएमसी पहले राउंड में सेंचुरी मार चुकी है, अब दूसरे राउंड में डबल सेंचुरी की बारी है। প্রথম দফায় ভোট হয়েছে গত পরশুদিন, তৃণমূল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। 29 তারিখ ডবল সেঞ্চুরি পার হবে, আর সংখ্যা কোথায় গিয়ে থামবে আমি নিজেও জানি না। আমি চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছি জ্ঞানেশ কুমার আর অমিত শাহকে, 4 তারিখ দেখা হবে। ডায়মন্ড হারবারের ব্যবধানও বাড়াবো, মগরাহাট পূর্বের ব্যবধানও বাড়াবো, পশ্চিমের ব্যবধানও এবার 1 লাখ করব, কথা দিয়ে গেলাম। डबल सेंचुरी का दावा तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि पहले फेज में 100 पार कर लिया, अब दूसरा फेज तो उन्हीं का इलाका है, यहां बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। बीजेपी क्यों इतना फोर्सफुली कर रहा है? फर्स्ट फेज इलेक्शन में 100 सेंचुरी हमको हो गया, और सेकेंड में हमको ये सब हमारा एरिया है, जितना भी कोशिश करो। अरे हम तो सीपीएम का टाइम में देखा कि हम दक्षिण कोलकाता से एक भी जीता, लेकिन हमको हराना नहीं सका, इसी के लिए कि हमको पता है कैसे कैसे काम करना पड़ता है। इतना इजी नहीं है, जबरदस्ती जोर करके करेंगे, और एक जो सेकेंड फेज आएगा उसमें हम फिर डबल सेंचुरी करेगा। इतना इजी तो वाकई नहीं है, लेकिन राजकुमार जी उधर अमित शाह भी कह रहे हैं कि 100 प्लस तो उन्होंने तभी कर लिया। अभिषेक बनर्जी कर रहे हैं 200, यानी डबल सेंचुरी वो लगाने जा रहे हैं। अब 400 सीटों पर तो चुनाव हो नहीं रहा है। देखिए 400 सीटें तो परिसीमन के बाद भी नहीं होंगी बंगाल में, अगर उस कल्पना में जी रहे हों। लेकिन टीएमसी के फेवर में एक बात आप मान सकते हैं कि पिछले 2 चुनाव में, 2016 का हो 2021 का हो, दोनों बार टीएमसी 200 पार गई है। तो उनके दावे में थोड़ा सा जमीन है उनके नीचे। अमित शाह जो कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ा सपना है, और बीजेपी ने बड़ी कोशिश की है उसको साकार करने की। 21 में भी सपना था, 26 में भी है, 21 में 77 पे पहुंचे, इस बार 100 के पार जाते हैं तो कहां तक पहुंचते हो देखना होगा। लेकिन एक दिलचस्प बात आपने देखी हो बंगाल में, मुझे तो पहली बार बीजेपी और कांग्रेस किसी एक बात पर एक राय नजर आए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों ने कहा कि टीएमसी के गुंडों का राज है, उससे आज़ाद कराना है बंगाल को। वही बात राहुल गांधी ने भी कल कही कि टीएमसी के गुंडों का राज है। तो टीएमसी का गुंडा राज है बंगाल में, इस बात पर बीजेपी और कांग्रेस एक राय है। अभी ममता बनर्जी ने बोला ना, हमने तो सीपीएम का भी जमाना देखा, इतना आसान नहीं ये है। बहुत जरूरी समझना। ममता बनर्जी ने टीएमसी, वो जो लेफ्ट फ्रंट का जो सरकार थी, और मैकेनिज्म दोनों की मिलती जुलती है, चुनाव लड़ने की, चुनाव जीतने की। तो ममता बनर्जी ने खाली उनसे वोट बैंक नहीं लिया, पावर नहीं लिया, पावर मेंटेन रखने का जो मैकेनिज्म होता है, चुनाव जीत के सरकार में बने रहने का, सरकार चलाने का, वो भी उनसे काफी कुछ सीखा है। अजय जी, क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, वो ममता बनर्जी खुद ही बोल रही है, जानती हैं, और वो सब कर रही हैं, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा, वो सब कर रही हैं जो सीखा उन्होंने। और उन्होंने खास बीजेपी कर पाएगी। उन्होंने खासतौर से दक्षिण कोलकाता का जिक्र एक भी किया। सीट नहीं निकाला। हाँ, दक्षिण कोलकाता की बात की उन्होंने कि जब लेफ्ट पूरी ताकत में थी, तब भी दक्षिण कोलकाता में हमको नहीं हरा पाई, तो बीजेपी कैसे हराएगी दक्षिण कोलकाता में? तो वो दक्षिण कोलकाता में उनकी भवानीपुर सीट है, तो अपनी भवानीपुर सीट की भी चिंता है ममता बनर्जी को। वो चिंता अच्छा, भी सारी बात हिंदी में कह रही थी, और वो सारी बात हिंदी में कह रही थी, क्योंकि वहां 32% के करीब हिंदी भाषी हिंदू है।
जो हिंदी बोलने वाला हिंदू है, तो उसको भी एड्रेस कर रही थी वो। और कोलकाता, ये जो दक्षिण और उत्तरी कोलकाता हो या ये प्रेसिडेंसी का पूरा इलाका हो, या फिर उसको ओवरलैपिंग हो जाएगी अगर हम लोग ग्रेटर कोलकाता और फिर प्रेसिडेंसी अलग अलग कहें, तो इस इलाके में हिंदी भाषी मतदाता भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है। वो भद्रलोक को भी अपने एड्रेस कर रही थी। तो उनका कहना है कि वो चुनाव जीतने के सारे तरीके जानती हैं। लेफ्ट के टाइम भी दक्षिण कोलकाता का गढ़ उनका नहीं टूटा था, तो भारतीय जनता पार्टी उनका दक्षिण कोलकाता का गढ़ नहीं तोड़ सकती है। हम इसमें अभी जो सेकेंड फेज की 142 सीटें हैं, इसमें मीनाक्षी जी 3 जिले हैं, 68 के करीब 67-68 के करीब सीटें होंगी। आप उसमें देखिएगा तो मिल जाएगा। उत्तर दक्षिण परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया और हुगली। हाँ, ये जो जिले हैं, यहाँ ही बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। बीजेपी को उसको कितना मैक्सिमाइज कर सकती है? अगर यहाँ मैक्सिमाइज करती है बीजेपी, ब्रेक का टाइम हो रहा है, लेकिन कितना कर सकती है, तो कोई नंबर आप दे सकते हैं? नहीं, मार्जिन को देखते हुए 5,000-8,000 के मार्जिन वाली जो सीटें हैं वो डबल हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां मैक्सिमाइज करती है तो वो सीटें डबल हो सकती हैं। लेकिन तृणमूल के सामने बड़ी चुनौती यह है कि जो बचे हुए 4 जिले हैं वहां सब रिटेन करें अपना। अब देखिए, बंगाल में क्या गेम बदलने जा रहा है, परिवर्तन आने जा रहा है, या फिर ममता बनर्जी जीत का चौंका लगाने जा रही हैं, ये तो मतदान के बाद ही पता चलेगा। एक एग्जिट पोल के द्वारा हम भी आकलन करेंगे और फिर तो फाइनल नतीजा वो 4 तारीख का होगा, और उस पर तो हमारी सबकी ही निगाहें टिकी हुई हैं। आज दमदार 10 में बस इतना ही। अजीत जी आपका भी, राजकुमार जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।